सलाउद्दीन अय्यूबी वॉल्यूम 21 पार्ट 2। एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान की आरगाह में सलाउद्दीन अय्यूबी और शेरको के साथ मौजूद होते हैं। शेरको सुल्तान से कहते हैं, हम शाम पर हमला करने वाले थे कि मलिक मियां ने अपने सिपाहियों के साथ हमें रोका। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, उसकी जुर्रत कैसे हुई? शेरको मजीद कहते हैं, वो कह रहा था कि शाम अब उसका है, इसलिए उसने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, मलिक मियां के पास कितने सिपाही थे? तुम्हें उसे चलना चाहिए था शेरको। जवाबन शेरको कहता है, मलिक मियां के साथ न सिर्फ उसके अपने सिपाही थे बल्कि उसके पास सुलेबी सिपाही भी थे। आपके बचने की खबर सुनने के बाद वो पीछे हट गया। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, नाकाबिले यकीन, ये खुल्लम खुल्ला गद्दारी है। इसलिए में वजीर अमाद वहाँ पे आकर कहते हैं, सुल्तान खबर मिली है, मलिक मियां शाम चला गया है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, ऐसा लगता है कि मियां हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, हमें इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। सलाउद्दीन फौज के साथ होशियार रहो। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम सरहदी कबीले में देखते हैं, अमीर अय्यूब उमर मल्ला से पूछते हैं, दमिश्क में रियासत कैसी है उमर मल्ला? तो उमर मल्ला कहते हैं, शाम पर न सिर्फ काफिरों का कब्जा है बल्कि बागी भी हैं जो तख्त की खातिर अंधे हुए हैं। मलिक मियां ने सुलेबियों के साथ इत्तेहाद किया और शाम में दाखिल हुआ। तख्त के लिए वो सुल्तान नूरुद्दीन से बगावत करेगा। ये सुनकर अमीर अय्यूब तुरानशाह से कहते हैं, उस आदमी को देखो जिसके साथ तुम मिल गए थे। जवाबन तुरानशाह कहता है, अगर मैंने उसका साथ दिया होता तो मैं उसके साथ होता, यहाँ नहीं। मैंने अपने कबीले की खातिर इत्तेहाद किया और बस। ये सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं, कम से कम अब तो हक का साथ दो। मगर तुरानशाह कहता है, ये मेरा मसला नहीं है बाबा, जंगियों की तख्त की लड़ाई उनकी आपस की लड़ाई है, मेरा पहलू वाज़ेह है, मुझे अपने मफादात का ख्याल है, बस। ये कहते साथ ही तुरानशाह खेमे से चला जाता है। शाम में मियां सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में उसका सामना अबराम से होता है। अबराम को देखकर मियां गुस्से से कहता है, तुम धोखेबाज यहूदी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ सांस ले सकते हो जहाँ मेरा साया पड़ जाए? ये कहते साथ ही मियां तलवार बेनियाम कर लेता है। तो अबराम सिपाहियों से कहता है, इस आदमी को रोको। ये सुनते साथ ही सुलेबियन पर हमलावर होते हैं। मियां सिपाहियों को मारने के बाद जैसे ही अबराम पर हमला करने लगता है, बर्नार्ड की तलवार उसका रास्ता रोक लेती है और बर्नार्ड उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो मियां कहता है, इस यहूदी ने मुझे धोखा दिया, मैं इसके साथ मामला तय करूंगा। जवाबन बर्नार्ड कहता है, तुम इसे छू भी नहीं सकते, हम दोनों को इसकी जरूरत है। मगर मियां कहता है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, ये गद्दार है जिसका सर कलम किया जाना चाहिए। यह सुनकर अबराम कहता है, मेरी ताकत और हिमायत के बगैर तुम कभी शाम का दिफा नहीं कर सकते और तुम इस तख्त को सिर्फ ख्वाब में ही देख सकते हो। इसके साथ ही मियां अपनी तलवार बर्नार्ड के गले पर रखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? तो बर्नार्ड कहता है, ये कोई जान नहीं है, हमें नूरुद्दीन के खिलाफ अपनी ताकत को यकजा करना होगा। अब तुम्हारा दोस्त और दुश्मन बदल गया है, अगर तुम तख्त चाहते हो तो तुम्हें ये कबूल करना चाहिए। यह सुनते साथ ही मियां तलवार म्यान में डाल लेता है। इसलिए में कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन का कासिद आया है, वो मलिक मियां को देखना चाहता है। यह सुनकर मियां कहता है, कासिद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। महल के बाहर इमाद वजीर सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। इसलिए में महल का दरवाजा खुलता है और मियां बर्नार्ड के साथ बाहर आता है। मलिक मियां इमाद वजीर से पूछता है, क्या खबर लाए हो बताओ? तो वजीर अमाद कहते हैं, तुम्हारी सरकशी हमारे सुल्तान की नजर में आया हो गई है, हमारे सुल्तान तुम्हें मैदान जंग में देखना चाहते हैं ताकि रवायात के मुताबिक इस मसले को हल कर दें। यह सुनकर बर्नार्ड पूछता है, क्या वो मलिक मियां को मैदान जंग में बुलाकर कत्ल करने का इरादा रखता है? मियां इस जान में ना पड़ो। मगर मियां कहता है, अगर उसने मुझे रवायात के मुताबिक बुलाया है तो मैं रवायात से नहीं भागूंगा। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मियां इस जान में ना पड़ो, हो सकता है तुम मारे जाओ। मलिक मियां कहता है, अगर तलवार इस्तेमाल करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर मैदान जंग में खून खराबा होगा तो होने दो, मैं अपना हक लेने के लिए किसी की जान लेने से दुरेग नहीं करूंगा। बाइबोरा सिपाहियों को जमा करो, हम सुल्तान नूरुद्दीन के साथ मैदान जंग में उसका फैसला करेंगे। सरहदी कबीले में सुल्ताना बेचैनी से टहल रही होती है। ये देखकर फातिमा खातून उनसे कहती है, मलका खातून आप जब से आई हैं आराम नहीं किया, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तो सुल्ताना कहती है, मैं खुद को कैसे रोक सकती हूँ फातिमा खातून, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के बारे में सोचती रहती हूँ, मेरे दो ने उसे गद्दारी की, एक के बाद एक मसला आ रहा है। ये सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं, मैं बरसों से सुल्तान नूरुद्दीन के साथ ही रहा हूँ, उन्होंने बहुत से मसाइल पर काबू पा लिया, वो हर मुश्किल में एक चट्टान की तरह मजबूत खड़ा रहा। दो चीजें जो सुल्तान नूरुद्दीन को मजबूत रखती हैं, एक उनकी अपनी हिम्मत और दूसरी उनके चाहने वालों की मजबूती। आइए मजबूत बने ताकि हमारे सुल्तान को उनके मुश्किल दिनों पर काबू पाने की ताकत मिल सके। यह सुनकर सुल्ताना थोड़ी पुरस्कून हो जाती है। जंगल में सुल्तान मियां से कहते हैं, मियां मैंने तुम्हें रवायात के मुताबिक तंबीह करने के लिए यहाँ बुलाया है, मैं यहाँ फौज के बगैर आया हूँ। तो मियां कहता है, और मैंने अपनी रवायात के एहतराम में आपकी दावत कबूल की, यहाँ तक कि आपके पीछे पहाड़ जितना बड़ा लश्करी क्यों ना होता, तब भी मैं अपनी रवायात से खयानत ना करता। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अब बताओ मुझे, मैंने हमेशा तुम्हें बहादुर समझा जो कभी मौत से नहीं डरा, लेकिन तुम इतने कमीने बन गए हो कि तुमने उन काफिरों का साथ दिया जिन्होंने हमारे वतन पर हमला किया था। मगर मियां कहता है, मियां अब भी वही मियां है, ये आप ही हैं जो बदल गए हैं। तुमने उन लोगों को चुन लिया जो तुम्हारे करीब थे और मुझे कुर्बान कर दिया। तुमने मुझे मेरा तख्त शहर लेने से रोक दिया, मुझे इस इत्तेहाद पर मजबूर किया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम दोस्तों को दुश्मन समझते हो और दुश्मन को दोस्त। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जिन काफिरों से तुमने इत्तेहाद किया है वो तुम्हारे दुश्मन है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम खतरनाक है भाई, अब इस रास्ते को छोड़ दो और माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कुफार के खिलाफ हमारी जंग में हाइल ना होना। मगर मियां कहता है, मैंने माफी मांगने जैसा कोई जुर्म नहीं किया, मैंने रियासत की इज्जत बचाई, अब से मैं सुल्तान बनूंगा। अब से सिर्फ एक चीज जो हमें सुलह करेगी वो है अगर तुम मुझसे बैत कर लो और मेरी सल्तनत को कबूल कर लो। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुमने अपनी बातों से गद्दारी का पर्दाफाश कर दिया है, तुम्हारा मकसद रियासत नहीं बल्कि सुल्तान बनना था। क्या तुम्हें ये मालूम भी है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला ये लफ्ज बगावत है और इसकी कीमत तुम्हारी जान है? मेरा दोस्त कहता है, तीर कुमान से निकल चुका है, मैं हदफ से पीछे नहीं हटूंगा। इस पर सुल्तान कहते हैं, तुम्हारी इस बगावत से भाइयों के दरमियान लड़ाई की शुरुआत होगी और ये मसला तलवारों से हल होगा। तख्त की जंग शुरू हो चुकी है, पहले मैं शाम फतह करूंगा, उसके बाद तुम्हारा सर काटूंगा। कबीले में तुरानशाह करदगन से कहता है, क्या तुमने देखा मियां ने क्या किया? उसने कहा कि वो हमारे साथ मुत्तहिद है, लेकिन वो शाम में जाकर अकेले आबाद हो गया, उसने हमें इतला तक नहीं दी। तो करदगन कहता
کہتا ہے ہم کیا کریں؟ کیا ہم جا کر میودود کی حمایت کریں جس کی وجہ سے ہمارے پیارے قیدی بنے تھے؟ جواباً تورانشاہ کہتا ہے تمہیں اور مجھے اپنا راستہ میودود کے بغیر منتخب کرنا ہوگا۔ کرتاگن پوچھتا ہے میں تمہارے ساتھ اپنا راستہ کیوں کھینچوں؟ ویسے بھی تمہاری طاقت کتنی ہے؟ جواباً تورانشاہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے قبیلے کے آدھے سپاہی میری خدمت کے لیے حاضر ہیں؟ تو کرتاگن کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب صلاح الدین فتح کے ساتھ واپس آئے گا تو تمہاری شہرت کو خیرآباد کہا جائے گا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ میرے پاس پہلے سے ہی میرا قبیلہ ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں جس کے ساتھ راستے پر چلوں تو وہ میرے برابر کا ہونا چاہیے۔ آدھی سرداری میرے کام نہیں آنے والی، میں ہمیشہ فاتح کا انتخاب کرتا ہوں۔ تورانشاہ تم اس کھیل میں ہار گئے ہو اور میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا جو گر گئے ہوں، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں جو ہمیشہ فاتح ہوتے ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی کرتاگن چلا جاتا ہے۔ جنگل میں شام کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں میری پیٹھ پر غداروں کے خنجر نے مجھے دشمن کی تلوار سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں انسان کے لیے سب سے مشکل امتحان ہمیشہ اپنے پیاروں سے آتا ہے، لیکن علاج بھی پیاروں کے ساتھ آتا ہے۔ ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور ہم اس پر بھی قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ کفار نے فاسد اقدامات اختیار کر لیے ہیں، ہمیں اچانک حملے کے بجائے محاصرے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہر کوئی قبیلے پہنچ جائے، ہم فوری طور پر محاصرے کی تیاریاں شروع کریں گے۔ محل کی بلندی پر کھڑا برنارڈ میودود سے کہتا ہے نور الدین حملے کی تیاری کر رہا ہوگا، مگر میودود کہتا ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ محاصرے کی تیاری شروع کر دے گا۔ یہ سن کر برنارڈ کمانڈر سے کہتا ہے شہر بھر میں دفاعی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ پھر میودود کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی اپنی سلطنت کا اعلان کروں اور شام کے لوگ مجھے اپنا سلطان تسلیم کریں تاکہ وہ میرے بھائی کے خلاف میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ تو برنارڈ کہتا ہے جب تک نور الدین شام سے دستبردار نہیں ہو جاتا تمہیں یہ شہر مکمل طور پر نہیں مل سکتا۔ نور الدین کو شام لینے سے روکو، پھر سب تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی برنارڈ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں میودود بیبورا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہماری سلطنت کا دار و مدار شام کو اپنے ہاتھوں میں کرنے پر ہے بیبورا، ہمیں سلطان کو روکنا چاہیے۔ تو بیبورا کہتا ہے انہیں محاصرے کے لیے منجنی کی ضرورت ہے اور منجنی کے سب شام میں ہیں، وہ محاصرہ کیسے کریں گے؟ تو میودود سوچتے ہوئے کہتا ہے اسکلان میں محاصرے کا سامان موجود ہے، وہ اسے وہاں سے لے سکتے ہیں، اپنے ساتھ فوجیوں کو لے کر اسکلان جاؤ، انہیں محاصرے کے لیے درکار چیزیں لینے سے روکو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیبورا چلا جاتا ہے۔ سرحدی قبیلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور شیرکو کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں اور محاصرے کا سامان شام میں ہونے کی وجہ سے سلطان بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے سلطان اسکلان کے گوداموں میں محاصرے کا سامان ہے، ہم اسے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو شیرکو کہتے ہیں میودود کے سپاہی اب بھی وہی ہیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کیا ہم ریاست سے بغاوت کرنے والوں سے اجازت لیں گے؟ میں جا کر سامان لاؤں گا اور اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کو کچل دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کی اجازت سے چلے جاتے ہیں۔ بھائی رابعہ گھوڑے کے پاس موجود ہوتی ہے، اس لیے میں کرتاگن وہاں پہ آتا ہے اور اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے تمہاری گھوڑی خوبصورت ہے اور یہ میرا گھوڑا ہے، ہم کیوں نہ ان کی شادی کروا دیں؟ آپ کیا کہتی ہیں تاکہ یہ دونوں خوش رہیں؟ جواباً رابعہ کہتی ہے تمہارا گھوڑا ایک جنگلی جانور لگتا ہے، یہ میری گھوڑی کے لائق نہیں ہے، اس سے کہو کہ میری گھوڑی کے اطراف میں نہ گھومے۔ یہ کہتے ساتھ ہی رابعہ چلی جاتی ہے۔ اس کے جاتے ساتھ ہی عصمت خاتون وہاں پہ آتی ہے اور کرتاگن سے کہتی ہے کیا تم اب بھی اسے چھیڑ رہی ہو؟ تو کرتاگن کہتا ہے کیا بات کر رہی ہو بہن، میں ابھی آیا ہوں اور وہ یہیں پہ تھی، وہ اپنا کام کر رہی تھی، میں نے بس تھوڑی سی بات کی، تم کتنا برا سوچ رہی ہو؟ یہ سن کر عصمت خاتون کہتی ہے اچھا بس بند کرو، یہ ایک شریف لڑکی کو تنگ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کرو، وہ صلاح الدین کی بہن ہے اور وہ تمہیں دو ٹکڑوں میں کاٹ ڈالے گا۔ یہ سن کر کرتاگن کہتا ہے بھلا کرتاگن صلاح الدین کی بہن کی کیوں پرواہ کرے گا؟ طاقتور کرتاگن کو صلاح الدین کی بہن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسے بہت بہتر کے لائق ہوں، میں 100 اور لڑکیاں ڈھونڈ سکتا ہوں اور اس کے بعد 100 مزید۔ یہ کہتے ساتھ ہی کرتاگن چلا جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک